तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वेलो स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 495 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यहाँ पे लू फेंग को सेक्टर 20 का ब्लड मिल चुका था और अब लू फेंग अपने आप को ब्रेक थ्रू करने के लिए तैयार हो चुका होता है, क्योंकि लू फेंग अपने आप को ट्रू गॉड लेवल पे ले जाना चाहता था। ये उसके लिए बहुत ही जरूरी था। वैसे ही लू फेंग चाहता था। लू फेंग आ जाता है अपनी बाकी सब बंदों से मिलने के लिए। लू फेंग स्टार टावर के साथ आ जाता है अपनी फायर डोमेन और होंग के साथ, जहाँ पे कई सारे ग्रुप्स ऑफ बीइंग्स वहाँ पे उन सब का रास्ता देख रहे होते हैं। और यहाँ पे सेक्टर 20 इस इंटायर यूनिवर्स का सबसे ग्रेटेस्ट एनिमी था, उसी को डिस्ट्रॉय करना था, इसलिए सब लोग यहाँ पे एक साथ मिलकर बात कर रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है और सारे बंदे को जिन्हें इन सारे बैटल्स के बारे में पता चल चुका था, सब लू फेंग का ही इंतजार कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे लोग पूछते कि क्या आप उसको मार पाएंगे या फिर नहीं। तो यहाँ पे फायर डोम कहता कि टीचर को कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, जिसके बाद वो सभी चले जाते हैं। अब लू फेंग यहाँ पे ये सब जानता था कि लोगों के मन में कितना ही ज़्यादा डर मौजूद है। अब यहाँ पे आप लोग जो बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी शायद, तो उसके लिए माफ़ करना है। इधर कुछ ऐसा है, प्रोग्राम चल रहा है, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी मैं लेट नाइट में कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे आवाज़ आ रही, तो इसके लिए माफ़ करना। अब ऐसे ही वहाँ पे लू फेंग सोचने लगता है, जहाँ पे वो कहता है लेट्स बिगिन, मेरे पास ये सेक्टर 20 की ब्लड है, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। अब लू फेंग आ चुका था अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में, जहाँ पे लू फेंग अपनी रिमोट ओशन बॉडी के साथ यहाँ पे रह के अपने आप के एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करने वाला था, क्योंकि रिमोट ओशन के पास यहाँ पे क्रिएशन की टेक्निक होती है और यहाँ पे वो स्टार टावर में रह के वहाँ पे वो जाकर अपने उस क्रिएशन से उस ब्लड को एनालाइज करके अपने पावर को बढ़ा सकता है। अब देखा जाए ब्लड ऑफ सेक्टर लॉर्ड, तो यहाँ पे सेक्टर 20 के अंदर गॉली पावर मौजूद होते हैं। प्रोबेबली अगर थोड़ा सा भी केयरलेस किया जाए तो वो खत्म हो सकता है। और लू फेंग इसमें बहुत ही ध्यान से कर रहा होता है। वो उसे एक वैक्यूम में सस्पेंड करके ले गया होता है। वो तो अपनी गॉली पावर तक को यूज नहीं कर रहा था, ताकि वो ब्लड वहाँ से एक्सीडेंटली एनिहिलेट न हो जाए, क्योंकि यही ड्रॉप ऑफ ब्लड बहुत ज़्यादा पावरफुल था। लू फेंग अपने टैलेंट क्रिएशन टेक्निक को यूज करता है, अपने मूव को यूज करता है, अपने रिमोट ओशन से उस टेक्निक को एग्जीक्यूट करता है। वो ड्रॉप ऑफ ब्लड ओरिजिनली बहुत ही मिस्टीरियस होता है। लू फेंग उसको बना के उसको बनाने लगता है, क्रिएट करने लगता है और दिखाया जाता है कि मिनिएचर सेक्टर 20 अपीयर होता है, जो कि ये सेक्टर 20 के जैसा था। 1 लाख लाइट स्पोर्ट्स आते हैं, कैसा सुपर मिनिएचर सेक्टर 20 फाउंड हो जाते हैं, सब बनने लगते हैं। लू फेंग उसको क्रिएट करने लगता है, उसके अंदर के डीपल एनालाइज करने लगता है, उसके हर एक चीज़ को सीखने लगता है। और यहाँ पे लू फेंग की जो कॉम्प्रिहेंशन की स्किल्स थी वो बहुत ही अमेजिंग हो चुकी थी। लू फेंग बहुत सारे जितने भी लाइफ स्ट्रक्चर है उन सब के बारे में पढ़ चुका होता है। उसने लाइफ स्ट्रक्चर ऑफ ट्रू गॉड और ट्रू गॉड ऑफ वॉर स्पेसेस तक के लाइफ स्ट्रक्चर डायग्राम्स को देखे होते हैं। इन ट्रिलियंस ऑफ इराज में लू फेंग ने कई सारे स्किल्स आर्मर्स यहाँ तक कि बाकी सब ब्लड सैंपल्स को ट्रू गॉड्स ऑफ वॉर स्पेस लेवल तक को भी लिया हुआ था। यहाँ तक कि उसने इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के लाइफ फॉर्म्स तक के सैंपल्स को ले लिया होता है। अब इटर्नल ट्रू गॉड लेवल बहुत बहुत पावरफुल होता है। वो यहाँ पे ट्रू गॉड लेवल को तो ऐसे चुटकी में मार सकते हैं। और यहाँ पे लू फेंग ने उन सब के लेवल्स ऑफ जेनेटिक्स को कॉपी करके उन सबको सीखना शुरू कर दिया था, जिसके कारण लू फेंग की लाइफ जीन 89,999 पे स्टॉक हो चुकी थी। लू फेंग को एक बूस्ट चाहिए होता है और यहाँ पे लू फेंग उसको बनाने लगता है, सेक्टर 20 के उस ब्लड को यूज करने लगता है, उसको क्रिएट करने लगता है। लू फेंग अपने 10,000 टाइम एक्सेलरेशन में रहने लगता है, उन सब में सीखने लगता है। यहाँ पे वो कहता है फाइनली मैं यहाँ पे विटनेस करने वाला हूँ। लू फेंग ऐसे उसको कॉम्प्रीहेंड करने लगता है, टाइम बीतने लगता है और यहाँ पे दिखाया जाता है बाकी सारे बंदे टाइम सेक्टर 20 के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी तक कोई नहीं आता। टाइम बीतता है, एक पलक झपकते में ही 1000 साल पास हो चुके होते हैं। ये लू फेंग के लिए बहुत ही शॉर्ट पीरियड होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है लू फेंग को, जो कि एक अकेले स्पेस में अपने क्रिएशन टेक्निक को परफॉर्म कर रहा होता है। तभी वहाँ पे 2 बंदे अपीयर होते हैं, जो कि लू फेंग के क्रिएशन टेक्निक से यहाँ होते हैं और लू फेंग को कहते हैं सब लोग फादर और 2 स्टाइलिश लुकिंग यूथ निकलते हैं। ये नॉर्मल लुकिंग गाइज के जैसे होते हैं, जो कि यहाँ पर ऐसे ही होते हैं। यहाँ पे लू फेंग के 2 ही बच्चे थे, लू पिंग और लू हान। यहाँ पे लू पिंग अपने फादर से कहता है कि हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं
हैं क्योंकि सेक्टर लॉर्ड से हम लोग वॉरी है कि हमें आपसे जानना है। लूफिंग उससे पूछता कि आखिर तुम चिंता क्यों हो, क्या यहाँ पे सेक्टर 20 के कारण है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो सब डर तो रहे हैं लेकिन ऐसा किया भी जा सकता है। अब लूफिंग अभी भी इन सब के ब्रेक थ्रू के बीच में ही होता है। यहाँ पे वो सोचता है कि अगर मेरी गर्ली बॉडी यहाँ पे इस लेवल तक नहीं आ पाई, मतलब लूफिंग का यहाँ पहले से ये सोच था कि उसे कैसे भी करके 90,000 लाइफ जीन्स में आना होगा यहाँ पे, तभी वो ब्रेक थ्रू करेगा। नहीं तो लूफिंग कब का ब्रेक थ्रू कर गया होता है, जब वो वॉर खत्म हुआ था यूनिवर्स मास्टर के बाद ही वो ट्रू गॉड लेवल में ब्रेक थ्रू कर सकता था। लेकिन लूफिंग अपने आप के परफेक्ट लाइफ जिम लेवल तक ले जाना चाहता था। लेकिन यहाँ पे लूफिंग ये डिसाइड करता कि अगर लूफिंग ने अपने आप को उस लेवल तक अचीव नहीं कर पाया, अपने लाइफ जिम को उस लेवल तक नहीं ले पाया, जहाँ फिर भी वो ब्रेक थ्रू अचीव करेगा क्योंकि ये उसके लिए बहुत जरूरी था। लूफिंग इसी स्टेज में होता है। लूफिंग कहता है कि तुम चिंता मत करो और वो अपने बेटों को बोलता है कि तुम्हारा फादर कॉन्फिडेंट है, तुम लोग यहाँ पे चिंता मत करो। जिसके बाद वो लोग चले जाते हैं और यहाँ पे लूफिंग भी जानता था कि अगर वो फेल हुआ तो सब चीज़ खत्म हो जाएगा, कोई भी चीज़ नहीं बचने वाली, उसकी सारी चीज़ें उससे जो उससे प्यारे जो उसको चीज़ें प्यारी हुई सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। और अब फिर हमें सीन चेंज कर वर्ल्ड ऑफ जिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूफिंग का अर्थलिंग बॉडी वहीं पर मौजूद होता है, जहाँ पे उसकी अर्थलिंग बॉडी कोलैप्स हो चुकी होती है, डिसइंटीग्रेट हो चुकी होती है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लूफिंग अभी डाउट में होता है और कहते हैं कि क्या मेरी अर्थलिंग बॉडी यहाँ पे अचीव हो सकती है फिर नहीं। यहाँ पे लूफिंग दिखाया जाता है कि अपने बॉडी को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करके, क्योंकि वो अपने आप को ब्रेक थ्रू प्रोसेस में होता है तो उसकी सारी बॉडीज का वहाँ पे होना नेसेसरी, इसी कारण लूफिंग अपने सारी बॉडीज को अपने पास लाने लगता है, वहाँ पे आने लगता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर वहाँ पे टाइटल पीक सेक्टर के 3 मोस्ट डेंजरस सीन का एरिया दिखाया जाता है, जहाँ पे सेक्टर 20 यहाँ पे खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगता है, कहता है कि मैं टेबल बदल दिया, यहाँ पे मैं जरूर पावरफुल बन के दिखाऊंगा। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो बहुत ही जोर जोर से हंस रहा होता है क्योंकि वो अपने पावर को बढ़ा रहा होता है। लेकिन वो भी जानता था कि अगर ऐसा ही चलता है तो ऐसा ही होता है और वो अपने आप को और भी पावरफुल बनाने की लगा होता है। यहाँ पे कहता है कि मैं अभी तो सेकंड लेवल पे आ चुका हूँ लेकिन अभी देखा जाए तो मुझे थर्ड लेवल में ही आना होगा ताकि मैं अपने आप को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकूँ। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इन सब के बारे में वो बात करने लगता है कि आखिर क्या किया जाए, इन सब के बारे में वो सोचने लगता है और कहता है कि मुझे अब डरने की कोई बात नहीं है। और यहाँ पे मोसा के मन में अभी मोरोसा के मन में लूफिंग का नाम अभी भी होता है कि वो कैसे भी करके वो उसे मारेगा ही, उसे कभी भी नहीं छोड़ सकता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसे अपनी सारी रेसेस के तरफ से जो कि बाकी सारे सेक्टर बेस्ड होता है उन सब की तरफ से न्यूज़ भी मिली होती है कि बेडी जो उसका जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था वो 4th लेवल में आ चुका है। यहाँ पे बैटो भी मार जा चुका है जो कि 19 सेक्टर 20 में से अलग अलग सेक्टर बेस्ड होते हैं। अब यहाँ पे बेडी होता है उससे मतलब मोरोसा जितना ही पावरफुल होता है, देखा जाए तो मोरोसा थोड़ा सा वीक होता है बेडी से और पहले तो वो लोग लेवल 3 में होती है लेकिन अब 1000 साल बीतने के बाद बेडी 4th लेवल में आ चुका है, मतलब कि वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। यहाँ पे आगे चल के लूफिंग के लिए बहुत ही खतरा बढ़ने वाला है क्योंकि यहाँ पे लूफिंग को एक से नहीं बल्कि बहुतों से फाइट करना होगा। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है 19 में जो कि बातें हो रही थी और मोरोसा बहुत ही गुस्सा हो रहा था और कहता है अगर मुझे मरना भी क्यों ना पड़े लेकिन सबसे पहले मैं लूफिंग को उसकी कीमत अदा करूँगा। और फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है यहाँ पे एक और दूसरे बेडी को, जहाँ पे बेडी को भी पता चल जाता है कि यहाँ पे जो मोरोसा है उसकी लेवल ड्रॉप हो चुकी होती है, जो यहाँ पे 3rd लेवल में था लेकिन वो अभी 1st लेवल में आ चुका है क्योंकि यहाँ पे मोरोसा अपने रेस में वापस जाके सबको मार के खाने लगता है, जहाँ पे सबको पता चल जाता है कि मोरोसा कमज़ोर हो चुका है। जबकि वो एक दूसरे से बात करते तो इनकी चारों तरफ फैल जाती है कि मोरोसा कमज़ोर हो चुका है और बेडी को यहाँ पे स्ट्रेंज नहीं लगता है। और यहाँ पे वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है और यहाँ पे उसे विश्वास नहीं होता कि यूनिवर्स ओशन में ऐसा भी पावरफुल बीइंग मौजूद है जो कि मोरोसा को इस हद तक कमजोर कर दिया कि वो लेवल 1 में आ चुका है। और वो सोचने लगता है कहते हैं कौन हो सकता है, उसे लगता है कि क्या ये यूनिवर्स का नंबर 1 मास्टर है जो कि मैं विल्की वे होल्ड लीडर है। और वो भी हैरान होते हैं और वो भी कहता है कि आगे हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा ही पॉसिबिलिटी है, अगर यहाँ पे लूफिंग ट्रूगर बन गया तो
मोरोसा यहाँ पे कुछ भी इंप्रेसिव नहीं है, क्योंकि अगर लू फेंग ट्रू गॉड में होता तो मोरोसा को उसको इस लेवल तक हटा पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन वो सोचता है कि अगर लू फेंग उस वक्त सिर्फ एक यूनिवर्स मास्टर होता तो ये बहुत बड़ा फीट है। अगर लू फेंग ट्रू गॉड बन गया होगा तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। और यहाँ पे वो सोचता है कि मुझे भी अपने आप को पावरफुल बनाना होगा। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो गए तो चलो मैं क्विक रिकैप करता हूँ। अब यहाँ पे मोरोसा आ चुका था अपने वापस उसी नेस्ट में जहाँ पे वो फाइट कर रहा था, सबको पता चल गया था। और यहाँ पे मोरोसा बेडी को भी पता चल जाता कि उसकी लेवल कम हो गई है तो ये, और वो सोचने लगता कि आखिर यूनिवर्स ओशन में ऐसा कौन सा बंदा पैदा हो गया जो कि लेवल 3 को यहाँ पे डिग्रेड कर दिया। आखिरकार ऐसा कौन सा बंदा, क्योंकि वो भी जानता था कि ट्रू गॉड उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कमजोर होते हैं। यहाँ पे जब तक ग्रुप ऑफ 10, 15, 20, 25 नहीं मिलकर मांगा तब तक कुछ नहीं होगा। यहाँ पे वो जान चुका होता है कि यहाँ पे मिल्की वे हॉडी लीडर ही कर सकता है, लेकिन अभी तक उसको पता नहीं होता कि मिल्की वे हॉडी लीडर ट्रू गॉड था या फिर यूनिवर्स मास्टर था। इन सबके बीच में कंफ्यूज था। और अब फिर हमें दिखाया जाता है इन सब के न्यूज़ को जहाँ पे ये सभी चल रहा होता है, हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है एज एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल में, जहाँ पे इन सब के बारे में बात हो रहा होता है। और वहाँ पे एक बंदा होता है जो कि इन सब के बारे में बात कर रहा होता है। एंसेस्ट्रल गॉड्स होते हैं, इन सब के बारे में बात कर रहे होते हैं। कहते हैं कि हमारा होप सिर्फ लू फेंग ही होता है, मिल्की वे हॉडी लीडर। अगर वो यहाँ पे उसको नहीं हरा पाया, अगर वो ब्रेक थ्रू नहीं अचीव कर पाया तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। पूरे के पूरे यूनिवर्स ओशन को तबाह होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। अब यहाँ पे हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है मिल्की वे होली लैंड में, जहाँ पे ट्रू यान भी ऐसे ही खड़े थे। उनकी आंखों में भी चिंता साफ झलक रहा था। और यहाँ पे हम सब चीज़ देख पा रहे होते हैं। यहाँ पे ट्रू यान के लिए उनका डिस्पल्स उनके लिए सबसे ग्रेटेस्ट प्राइड था। वो भले ही यूनिवर्स मास्टर बन चुके थे लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। ट्रू यान लू फेंग का बहुत ही अच्छा ख्याल रखा करते थे जब लू फेंग बहुत ही कमजोर था। ट्रू यान के लिए लू फेंग उसके बेटे के जैसा था। यहाँ पे वो भी कहते हैं कि सब तुम पे ही निर्भर करता है। और यहाँ पे पर्पल मून एंसेस्टर भी चिल्ला कर कहता है, गाली देते हुए कहता है लू फेंग तुम्हें मरना होगा, लेकिन पहले तुम्हें सेक्टर बीस्ट को मारना होगा, तब तुम्हें मरना होगा। मतलब ये कि वो यहाँ पे एक तीर से दो शिकार करना चाहता है। यहाँ पे ऐसे ही जितने भी बंदे होते कुछ तो यहाँ पे लू फेंग को यहाँ पे ऐसे ही गाली दे रहे होते, कुछ तो उससे यहाँ पे कह रहे होते तुम्हें कैसे भी करके ट्रू गॉड लेवल को अचीव करना होगा। यहाँ पे बहुत लोगों की पूरी यूनिवर्स ओशन के समझ तो लू फेंग को दुआएं लग रही होती है। फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि एक सिल्वर वेसल के अंदर होता है, उस जगह मौजूद होता है और वहाँ पे अपने क्लाउड्स के बीच में होता है। अभी लू फेंग अपनी पावर को बढ़ाने में होता है। लू फेंग कहता है चलो मैं देखता हूँ कि आखिरकार ये एक्सेलरेशन टाइम कितना ज़्यादा बढ़ सकता है। लू फेंग बोट ऑफ म्यूजियम के पास आ चुका होता है। पहले तो बोट ऑफ म्यूजियम में 10,000 टाइम्स की लाइट स्पीड से उसकी एक्सेलरेशन हो सकती है, मतलब कल्टिवेशन का टाइम बढ़ाया जा सकता है। उसको बढ़ाते हुए 30,000, 1,00,000, 1,20,000, 1,50,000 बढ़ सकता है। वो बढ़ते दिखाया जाए 2,20,000, 2,60,000, 5,10,000, 5,50,000 तक चली गई होती है, जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड में आ चुकी होती है। लू फेंग उसमें कर सकता था, लेकिन ये स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। लू फेंग अभी भी इस एक्सपेक्ट में होता है। वो टाइम वेलोसिटी 6 लाख तक आ चुकी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। लू फेंग चाहता तो इसमें कल्टिवेट कर सकता था, लेकिन ये बहुत ही बड़ा गैप हो सकता था। उसके टाइम एक्सेलरेशन में एक ही झटके में 10,000 से 6 लाख में जाके कल्टिवेट करना ये बहुत ज़्यादा। लू फेंग की विल पावर स्ट्रॉन्ग भले ही हो, लेकिन ये शिफ्ट ऑफ टाइम ये इतना ज़्यादा था कि लू फेंग इसको सह नहीं पाता। लू फेंग इसको 1000 एक्सेलरेशन टाइम में ले आता है। यहाँ पे लू फेंग ने लगभग 500 मिलियन टाइम्स के एक्सेलरेशन तक को अचीव किया जा सकता है, लेकिन लू फेंग उस एक्सेलरेशन को घटाकर 100 टाइम्स कर देता है, क्योंकि वो एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा हो चुका था। ये टाइम वेलोसिटी आप सब समझ लो कि एक यहाँ पे एक अंदर का जो टाइम है वो 100 सेकंड बीता, तो यहाँ पे एक रियल वर्ल्ड में 1 ही सेकंड बीतेगा। और यहाँ पे जो टाइम एक्सेलरेशन था वो 500 मिलियन टाइम्स तक भी जा सकता था। और लू फेंग तो यहाँ पे 6 लाख तक ही गया था, मतलब 6 लाख सेकंड पास हुआ, तो रियल वर्ल्ड में सिर्फ एक ही हुआ। लेकिन लू फेंग इसको नहीं सह पाता है, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट होता है। लू फेंग 100 टाइम्स तक कभी नहीं कर पाता और 10 टाइम्स तक ही कर देता है। ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। लू फेंग ऐसे ही करके तो सीरीज ऑफ एडजस्टमेंट करता है और वो कहता है कि मुझे अपने हर एक सेकंड को यहाँ पे करना होगा। मैं होप करता हूँ कि सेक्टर 20 के क्राइसिस आने से पहले मैं अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लूँ। टाइम पास होता है, 1 साल पास हो चुका होता है।
लू फेंग अपने ओरिजिनल बॉडी के साथ वहाँ पे अपने सारी चीज़ों को कर रहा होता है, जिसके बाद वो अपने बोट ऑफ म्यूजियम के पास आ चुका होता है। लू फेंग अपने प्राइमरी यूनिवर्स में मौजूद था, वो वहाँ पे सीख रहा होता है। यहाँ पे वो किसी चीज़ की फिक्र नहीं कर रहा होता है, वो यहाँ पे जितने भी लाइफ फॉर्म्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने लगता है। यहाँ पे देख रहा था उसने नई प्लैनेट्स को जन्म से लेते हुए बढ़ते हुए देखा है, उसके डिस्ट्रक्शन को देखा है, पूरे के पूरे इंटायर गैलेक्सी को देखा है मरते हुए, पूरे के पूरे ब्लैक होल को डिस्ट्रॉय होते हुए देखा है, पूरे के पूरे सुपरनोवा हर एक चीज़ होता है ना यूनिवर्स में, लू फेंग ने सबको देख लिया होता है। लू फेंग की अगर सामने बात करें इस यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लैक होल के भी, तो लू फेंग के सामने कुछ भी नहीं है। लू फेंग चाहेगा तो अभी इतनी पावर हो चुकी है कि वो पूरे के पूरे गैलेक्सी को एक ही झटके में खत्म कर सकता है। लू फेंग की पावर इतनी ज़्यादा तक हो चुकी है। लू फेंग के लिए सोलर सिस्टम तो कुछ ही बात नहीं है, अगर अर्थ को देखा जाए तो उसको पलक से उसको अपनी नज़रों से तबाह कर सकता है, इतनी पावर लू फेंग रखता है। यहाँ पे लू फेंग की प्रेशर ऑफ लेवल्स बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, अब लू फेंग ऐसे ही करने लगता है। टाइम एक्सप्लोरेशन में आ चुका होता है, उसकी विल पावर ग्रेजुअली चेंज होने लगता है। लू फेंग अपनी सारी चीज़ों के बारे में याद करने लगता है, अपने अर्थ के बारे में कि अर्थ कैसे चेंज हुआ, ये पास्ट है, फ्यूचर का क्या होगा। यहाँ पे लू फेंग के मन में कई सारे इनलाइटमेंट आने लगते हैं। यहाँ पे वो कहा जाता है ना वो स्टेज जहाँ पे आप ब्रेक थ्रू के करीब होते हैं, आपके मन में वो सारी चीज़ें आने लगती हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग के सीन में अंडर मन में कई सारे सीनरीज आने लगते हैं कि कैसे क्या हुआ, और हमें यहाँ पे उन सारी चीज़ों के बारे में दिखाया जाता है कि कैसे 30,000 साल फ्यूचर में सोलर सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लाइफ फॉर्म्स एनिहिलेट हो जाएंगे, सेक्टर बेस्ड हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगले 60,000 सालों में सोलर सिस्टम में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जितने भी लाइफ फॉर्म्स है वो अगले 1,10,000 सालों में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मतलब ये हुआ कि अगर लू फेंग फेल हुआ तो इन्हीं सब के बारे में सोचता है, सब चीज़ डिस्ट्रॉय होता रहेगा। यहाँ पे दिखाया जाता है कि लू फेंग इन सब को देखने लगता है, लू फेंग उन सारे पॉसिबिलिटी को देखने लगता है, लेकिन तभी लू फेंग के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। लू फेंग की नज़र कहीं और नहीं सूरज पे जाती है, उस सूरज पे जो कि अभी तक सबको जिंदा करते आई हुई है। लू फेंग की नजर आती है अर्थ पे जहाँ पे लाइफ फॉर्म्स आते रहते हैं। एक ऐसा अर्थ एक लाइफ प्लैनेट है जहाँ पे अट्रैक्ट किया जाता है कई सारे स्ट्रेंज लाइफ फॉर्म्स, जहाँ पे कई सारे फॉर्म्स आके उसको ब्रीड करते हैं। लू फेंग के मन में ख्याल आने लगते हैं कि अर्थ सन के रिवॉल्व करता है, सन उसका कोर है जो कि लाइफ जेस्टिनेशन सिस्टम है, एक सेलेस्टियल सिस्टम है, एक लाइफ सिस्टम है, और यही लाइफ सिस्टम पूरे के पूरे परफेक्ट कॉम्बिनेशन को मिलाता है। यहाँ पे लू फेंग का मेन ही नजरिया था पूरे के पूरे यूनिवर्स के लाइफ सिस्टम को समझ के अपने लाइव लेवल जीन को बढ़ाना, और लू फेंग उन सारे सीन्स को याद करने लगता है। और यहाँ पे वो कहता है कि सेक्टर बीस के डायग्राम के लाइफ स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लिकेटेड है, डिफरेंट तो है लेकिन कनेक्टेड है। यहाँ पे हर एक चीज़ आपस में कनेक्ट है, स्पेस टाइम ये सभी बियॉन्ड है, ये सभी आपस में जरूर ना कहीं कनेक्ट है, और ये सभी ब्रीड किया जा सकता है। ये यूनिवर्स ओशन के ही अंदर आता है। लू फेंग अपने काउंटलेस पाथ को देखने लगता है और सोचने लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो जरूर बात होगी, और लू फेंग उनको जज करने लगता है, क्योंकि लू फेंग यहाँ पे उन सारे मूवमेंट्स को देखना चाहता है। लू फेंग लाइफ स्ट्रक्चर को देखने लगता है, जिसके बाद लू फेंग उसको कॉम्बिनेशन करने लगता है। लू फेंग का जो लाइफ जीन्स था उसके लिए सिर्फ एक ही पॉइंट चाहिए था उसके ब्रेक थ्रू करने के लिए, और यहाँ पे लू फेंग अपने सारी चीज़ों को याद करने लगता है। अपने रैपिड कंट्रोल के कारण वो लाइफ के स्ट्रक्चर के डायग्राम्स को पढ़ने लगता है, और तभी लू फेंग शॉक हो जाता है, क्योंकि असल में वो एक्सट्रीमली लाइफ फॉर्म्स की सबसे एक्सट्रीमली स्मॉल पार्ट्स में आ चुका था, वो डोमिनो इफेक्ट पे भी आ चुका था, वो चेन रिएक्शन हर एक चीज़ को सीखने लगा था, वो उसके लाइफ के एक्सट्रीमली स्मॉल पोर्शन तक को देख पाया था। लू फेंग हर एक चीज़ से वाकिफ हो गया था, और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे सडनली जो लाइफ स्ट्रक्चर था वो 1 लाख स्पोर्ट्स ऑफ लाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एक मिनिएचर यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है, एक 1 लाख मिनिएचर लू फेंग के माइंड में आने लगता है, और ये 1 लाख स्पोर्ट्स होते हैं। लू फेंग ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि ये चेन रिएक्शन इतना भी ऑर्गेनाइज हो सकता है, और यहाँ पे लू फेंग ने कभी भी नहीं, अब लू फेंग लाइफ स्ट्रक्चर डायग्राम को पढ़ रहा होता है, किसी और का नहीं, सेक्टर बीस्ट का, और दिखाया जाता है कि ऐसे लू फेंग के अंदर से एनलेस एनर्जी निकलने लगती है, और लेस देन 5 सेकंड में लू फेंग की पूरी बॉडी गोल्डन लाइट से कवर हो जाती है। लू फेंग ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी फाइनल स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में आ चुकी है, उसकी बॉडी से ट्रिलियंस लाइट रेज निकलने लगती है।
जो कि बहुत ही पावरफुल था। ये इतना था कि पूरी की पूरी मिल्की वे शाइन करने लगी होती है, एक ट्रिलियंस ऑफ लाइट्स पेनिट्रेट करने लगती है और चारों तरफ लाइट फैलने लगी होती है और दिखाया जाता है कि ये लाइट पूरी जगह फैलने लगती है। इस वक्त लू फेंग प्राइमरी यूनिवर्स की कोर में होता है और चारों तरफ सराउंड करने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे रोशनी चारों तरफ फैलने लगती है। ये कोई और नहीं लू फेंग का रोशनी होता है और दिखाया जाता है अर्थलिंग्स, उन्हें पता चल जाता है कि ये उनके सबसे हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर का जो है उसमें से रोशनी निकल रही है और वो कहते हैं ये हमारे ग्रेट नोबल लू फेंग है। और जितने भी नॉर्मलस अर्थलिंग होते हैं वो सभी अपने घुटनों पे आ जाते हैं। जितने भी माइटी अनडाइंग फाइटर्स वीक चाहे जितने भी कमजोर पावरफुल क्यों ना बंदे हो सभी अपने घुटनों पे आ चुके होते हैं। लू फेंग के अंदर से जो ट्रिलियंस गोल्डन लाइट्स निकलने लगती हैं, जहाँ पे 100 यूनिवर्स मास्टर जितने भी यूनिवर्स मास्टर होते हैं वो सभी उस लाइट को देखने लगते हैं। लू फेंग के अंदर से जो रोशनी निकल रही होती है वो चारों तरफ फैलने लगती है, उसकी पावर सर्ज होने लगती है, वो रोशनी पूरे के पूरे यूनिवर्स ओशियन तक में फैलने लगती है। और यहाँ पे जितने भी बंदे होते यूनिवर्स मास्टर क्यों ना हो जितने भी सभी होते ट्रू गॉड्स, यहाँ तक कि ट्रू गॉड्स लेवल की बंदे भी लू फेंग के उस रोशनी को देख के अपने घुटनों पे झुक जाते हैं। वो झुकना नहीं चाहते लेकिन फिर भी वो अपने घुटनों पे झुक जाते। लू फेंग के टीचर भी उसको रिस्पेक्ट तो करने लगते हैं क्योंकि ये वो लू फेंग नहीं रहा जो कि पिछला वाला लू फेंग था। असल में लू फेंग ने अपने सबसे ग्रेटेस्ट मोस्ट परफेक्ट लाइफ फॉर्म्स को अचीव कर लिया था और जितने भी बंदे थे वो झुकने लगते हैं चाहे कोई भी क्यों ना मौजूद हो। और ये ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लाइट में फैलने लगा होता, ये सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करने लगा था। मिलियंस ऑफ फेसेस यहाँ पे झुकने लगे थे। आप लोग ये समझ लो कि जैसे सामने आपके कोई गॉड आ गया है, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, आपको नील करना ही होगा, आप चाहकर भी खड़े नहीं रह सकते। यही सबके मन में फील आ रहा था। जितने भी बंदे होते ट्रू गॉड्स लेवल के भी बंदे वो भी ऐसा नहीं कर पाते, किसी को भी विश्वास नहीं हो पाता कि आखिर चल क्या रहा है। और यहाँ पे सब अपनी घुटनों पे आ चुके थे। डबल फेस एंसेस्ट्रल गॉड भी वो आ चुके होते हैं अपने घुटनों पे, जो कहते हैं कि ये अनबिलीवेबल साइट है, ये अनक्वेश्चनेबल है कि मिल्की वे हॉरी लीडर अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करने वाला, मतलब लू फेंग अपने ब्रेक थ्रू को स्टार्ट करने वाला है एक ट्रू गॉड लेवल में। और यहाँ पे पूरे के पूरे इंटायर यूनिवर्स ओरिजिन में कमोशन आ चुका था, पूरा का पूरा इंटायर प्राइमरी यूनिवर्स ही घुटनों पे आ चुका था। लू फेंग के सामने झुक रहा होता है, कोई भी उसके सामने नहीं खड़ा हो पा रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है बाकी सारे बंदों को जहाँ पे ऐसे ही साथ तरफ चल रही होती है, सब लोग इन्हीं सब के बारे में बात कर रहे होते हैं और सब लोग खुश भी होते हैं क्योंकि यहाँ पर एक आ चुका था कि लू फेंग ब्रेक थ्रू करने वाला है और बिलियंस ऑफ फेसेस आ चुके होते हैं और जितने भी विक्टोरियस होते सभी एक्सपेक्टेशन में आ चुके होते हैं। और फिर हमें सीन चेंज कर सिटी माउंटेन गेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो भी होते हैं, लेकिन देखा जाए तो जितने भी पावरफुल बंदे थे सब लोग लू फेंग के सामने झुक चुके थे। और क्या सिटी माउंटेन भी झुकेंगे? तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि सिटी माउंटेन भी ऑलमोस्ट झुकने वाले थे, लेकिन वो खड़े रह गए। और आखिरकार उनमें ऐसी क्या बात है जिनके कारण वो यहाँ पे झुकने, वो भी लू फेंग की लाइट को देख के यहाँ पे अट्रैक्ट हुए थे। उनके मन में भी वर्शिप करने की यहाँ पे पॉइंट आए थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को वहाँ पे समझा रखा, वो झुके नहीं क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं था। अब उनके मन में भी कई सारे सवाल आने लगते हैं कि ये हो क्या रहा है, हम वो भी नहीं समझ पा रहे थे। और यहाँ पे उसे नहीं समझ पे आ रहा था कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो सब नहीं समझ आता है। वहाँ पे जो गोल्डन लाइट निकल रही थी वो असल में विल पावर्स के ओरिजिन को कंटेन्स नहीं करता था, क्योंकि असल में जो लू फेंग के अंदर से लाइट निकल रही थी वो असल में सुप्रीम लॉ को डिटेक्ट कर रही थी। यहाँ पे विल पावर सिटी माउंटेन के विल पावर के ओरिजिन से नहीं डरते थे, मतलब यहाँ पे अगर ओरिजिन की विल पावर जैसे ट्रू टीचर ओरिजिन को सप्रेस किए थे ना, वो सिटी माउंटेन गेस्ट उससे डरते नहीं थे कि वो मुझे सप्रेस भी नहीं कर पाएगा। असल में वो डरते थे तो सुप्रीम लॉ से। सुप्रीम लॉ एक अलग ही डिफरेंट स्टोरी होता है, सुप्रीम जिसके सामने सबको झुकना पड़ता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सिटी माउंटेन गेस्ट को, जो कहता है कि सुप्रीम लॉ वहाँ पे सारे ओरिजिन लाइफ को गाइड करते हैं और जितने भी लोअर लाइफ फॉर्म से उन सबको बो करना ही पड़ता। यहाँ पे सिटी माउंटेन इसलिए नहीं बो किए क्योंकि उनकी जो लाइफ जिन थी और बाकी सारी उनकी जो रेस की हायर पॉसिबिलिटी, जैसे बाकी सब मोसा क्लैंसमैन हो गया और रिमोट ओशियन, तो उन सब की जो लाइफ जिन जो कह सकते हैं उनकी औकात नीचे थी, कह सकते हो। सिटी माउंटेन की औकात ऊपर थी, इसी कारण वो ऑलमोस्ट झुक गए थे, लेकिन वो झुके नहीं थे क्योंकि यहाँ पर वो भी समझ लो तो सुप्रीम लॉज के नज़दीक होते हैं और वो भी खुश होते कि यहाँ पे फाइनली उनका जो
डिस्पल से वो इस हद तक आ चुका था। उनके मन में लू फेंग के लिए बहुत ही खुशी थी। फिर हमें सीन जिन्स को दिखाया जाता है लू फेंग को जब फाइनली अपने आप को नॉर्मल कर लेता है, और यहाँ पे वो भी हैरान हो गया था कि आखिर ये क्या है। और दिखाया जाता है कि उसकी जो लाइफ जिन पहले थी 89,999 वो बढ़कर 1 लाख टाइम्स हो चुकी थी। मतलब कि लू फेंग ने अपने लाइफ टाइम को 1 लाख कर लिया होता है, जो कि असल में स्क्रिप्चर में लिखा हुआ था कि 90,000 ही था। और आज तक किसी ने भी 1 लाख टाइम्स तक नहीं अचीव किया था। लू फेंग पूरी तरह से शॉक हो गया होता है, क्योंकि आज तक किसी ने भी 1 लाख को टच तक नहीं किया होता। 90,000 को सिर्फ एक ही बंदा जो कि गॉली किंग था वही कर पाता। लू फेंग बहुत ही खुश था और कहता मैंने ये कर दिया। यहाँ पे अगर लू फेंग को सेक्टर बीस्ट का ब्लड नहीं मिलता तो लू फेंग कभी भी इसको अचीव नहीं कर पाता। अब यहाँ पे समझ लो तो लू फेंग ने अपना ये पावर कोटा लेवल पूरा कर दिया था। अब लू फेंग यहाँ पे अपने आप को ब्रेक थ्रू कराने में लग जाता है, क्योंकि अभी तक लू फेंग सिर्फ एक यूनिवर्स मास्टर था जिसके लाइफ जिन लेवल 1 लाख टाइम्स तक हो चुकी थी। लू फेंग का भी टाइम था ब्रेक थ्रू का, जिसके बाद वो मिल्की वे होली लैंड में आ जाता है, जहाँ पे वो अपने बाउंडलेस रिमोट ओशन के पास आ चुका होता है। लू फेंग का टाइम था उसको ब्रेक थ्रू कराने के लिए, और वो आ चुका था अपने रिमोट ओशन में, ताकि उसे एंडलेस सप्लाई मिलते रहे ब्रेक थ्रू के कारण। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे फाइनल ब्रेक थ्रू में अपने सारे बॉडीज़ को कंबाइन किया जाता है। मतलब ये समझ लो कि जितने भी लू फेंग के बॉडीज़ है ना वो सारे कंबाइन हो जाएंगे। मतलब मूसा क्लैंसमैन, यहाँ पे अर्थलिन बॉडी और गोल्डन हॉर्न बेस्ड बॉडी और एक और कौन था रिमोट ओशन, वो सभी कंबाइन हो जाएंगे और यहाँ पे सभी मिलकर एक बन जाएंगे। और आपने यहाँ तक तो सोचा होगा कि ऐसा क्यों, तो ये हम लोग अगले एपिसोड में जानेंगे। और यहाँ पे लू फेंग अपने सारी बॉडीज को वापस बुलाना चाहता है, क्योंकि अगर जब लू फेंग ब्रेक थ्रू करेगा तो उसकी जो बॉडी होगी सारी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसके कारण हो सकता है कि उसके साइड ट्रेस लॉस हो जाए। जिसके कारण लू फेंग अपने सारी बॉडीज को बुलाने लगता है ताकि वो साइड ट्रेस को ले सके। जो गाइस इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि लू फेंग ब्रेक थ्रू कर पाते हैं या फिर नहीं। या मैं जानता हूँ कि हाँ ब्रेक थ्रू कर ही लेगा, लेकिन देखते हैं कि आखिर का क्या होता है। लू फेंग ब्रेक थ्रू करने के बाद आखिर वो उन सारे सेक्टर बीस्ट के साथ कैसे फाइट करने वाला है। अब ये सीरीज में मुझे लगता है कि 2 दिनों के अंदर खत्म हो जाएगी, कल और परसों में ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।